न जाने कैसी है ये मिट्टी, फसल उगती मिट्टी में, कटाई भी होती मिट्टी में, फिर भी उर्वर रहती मिट्टी में। हमारे देश की मिट्टी फसल रूपी सोना उगलती है, लेकिन ये तब संभव होता है जब मिट्टी उर्वर होती है, अच्छी सेहत वाली होती है, उपजाऊ होती है। लेकिन हमारे देश में लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। हर प्रकार की मिट्टी की अपनी अलग विशेषता होती है, तो किसी में कुछ कमियां भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य तौर पर बात होगी लवणीय और क्षारीय मिट्टी की। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी आखिर कौन सी होती है, इनमें अंतर क्या होता है? तो जवाब ये है कि लवणीय मिट्टी में सोडियम लवण की प्रधानता होती है। लवणीय मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई, उर्वरकों और पशु अपशिष्टों की मौजूदगी की वजह से मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है। मिट्टी की लवणता पौधों की वृद्धि के अनुकूल नहीं होती। लवणीय भूमि को सेंध व खारज भी कहते हैं, तो वहीं क्षारीय भूमि को ऊसर भी कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न स्थानीय नामों जैसे रेह, चोपन, राकर, थुर, काल आदि से भी ये जानी जाती है। क्षारीय मिट्टी में बड़ी मात्रा में पानी में घुलनशील लवण होते हैं, जो बीज के अंकुरण और पौधे के विकास को रोकते हैं। दोनों में अहम अंतर ये है कि लवणीय मिट्टी का पीएच 7 से 8.5 के बीच होता है, जबकि क्षारीय मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक होता है। अब ये दोनों मृदाएं कौन सी हैं, क्या अंतर है, इनके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इनमें समस्याएं भी कई होती हैं, जिनका समाधान बेहद जरूरी है। तो आइए आज के श्रेष्ठ संस्थान में आपको लवणीय और क्षारीय मिट्टी की समस्याओं, सुधार हेतु हो रहे अनुसंधानों और शोध कार्यों की जानकारी देते हैं, जिसके लिए रुख किया जाएगा हरियाणा के करनाल में स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का। हमारे सफर में हमने क्या क्या जाना, सब आपको बताएंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सफर की झलकियां आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली से हम निकल पड़े करनाल की ओर। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे करनाल स्थित CSSRI में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक शांत और खूबसूरत परिसर वाला संस्थान, जहां देश की मिट्टी के लिए अनुसंधान होता है। यहाँ आकर हमने इस संस्थान के बारे में जानना शुरू किया। पता चला कि ICAR के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1969 में नमक प्रभावित मिट्टी और खराब गुणवत्ता वाले जल संसाधनों पर व्यवस्थित शोध शुरू करने के लिए की गई थी। इस संस्थान में स्थापना से लेकर अब तक अनुसंधान कार्यक्रम 4 अनुसंधान प्रभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। मृदा और फसल प्रबंधन, फसल सुधार, सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और हस्तांतरण। इन चारों प्रभागों में हो रहे विशेष अनुसंधानों के चलते ही संस्थान इस दिशा में उन्नति के लिए काम कर रहा है। हरियाणा के करनाल में मुख्य परिसर में तो इस क्षेत्र में अहम शोध होते ही हैं। इसके अलावा संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं,
पहला है पश्चिम बंगाल के कैनिंग टाउन में, जहां तटीय लवणता के लिए अनुसंधान होता है। दूसरा है गुजरात भरूच में, जो काली मिट्टी के क्षेत्रों की समस्याओं के लिए समर्पित है। तीसरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जो मध्य और पूर्वी गंगा के मैदानों में क्षारीय भूमि सुधार के लिए समर्पित है। CSSRI की बात की जाए तो ये संस्थान लवणीय भूमि और जल की उत्पादकता में सुधार करने के लिए नए ज्ञान का सृजन और सुधार की प्रक्रियाओं की समझ और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के उद्देश्य से कार्य करता है। संस्थान में वर्षों से कई पहलुओं पर अनुसंधान होते आए हैं और वर्तमान में भी शोध किए जा रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल हैं नमक प्रभावित मिट्टी और खराब गुणवत्ता वाले पानी पर डेटाबेस तैयार करना, क्षारीय मिट्टी का सुधार और प्रबंधन करना, जल भराव वाली लवणीय मिट्टी और सीमांत गुणवत्ता वाले पानी का प्रबंधन करना, लवणता, क्षारीयता और जल भराव के लिए फसल सुधार करना, नमक प्रभावित मिट्टी में कृषि वानिकी पर जोर देना, नमक प्रभावित वर्टिसोल का सुधार और प्रबंधन करना, तटीय लवणता प्रबंधन करना, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, स्थानांतरण और परामर्श देना। इन सभी पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। तो किस प्रकार से इस संस्थान में क्रियान्वयन हो रहा है, इसके बारे में हमने जाना निदेशक महोदय से। आइए आपको भी दिखाएं। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में लवणीय एवं क्षारीय परिस्थितियों में किसानों की आय बढ़ाना और उससे संबंधित बेसिक रिसर्च करके तकनीकियां विकसित करना है। संस्थान ने अब तक लगभग 21.07 लाख हेक्टेयर लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का सुधार कर किसानों की आय बढ़ाई है। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। अनुसंधान करके भूमि सुधार करने से पहले ये आवश्यक है कि जानकारी हो देश के किस क्षेत्र की मिट्टी लवणीय और क्षारीय है, जिसकी मैपिंग करने के लिए करनाल के CSSRI में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। फिर जिलावार पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। उसके पश्चात ही समस्याओं को जानकर समाधान खोजे जाते हैं। GIS के अंदर इस तरह की जो मैप हम बनाते हैं उसका खासियत है। खासियत क्या है कि अगर आप इस कर्सर को ले जाके किसी भी जगह जाइए, उसको क्लिक करिए, तो उसमें से आपको सारे के सारे सैलिनिटी का डेटा डाउनलोड होता है। तो यही है इसका एडवांटेज। और दूसरी बात है क्या, दिस इज अ डिजिटल फॉर्मेट डेटा, यू कैन यूज इट विथ एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। पर्टिकुलरली हमारा जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है उसकी रिक्लेमेशन इज अ बिग इशू। रिक्लेमेशन के लिए आपको चाहिए लोकेशनल इंफॉर्मेशन एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स।
वे लोकेशनल इंफॉर्मेशन है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी स्पेशल डायमेंशन, मतलब कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है, इस टाइप का जो डेटा है, इस टाइप को डेटा को हम इकट्ठा एक जगह इस तरह मैप फॉर्मेट पे हम दिखाते हैं और उस मैप को हम, हमारा ये जो सैलिनिटी का मैप, हमारा सैलिनिटी मैप जो है ना, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग कमीशन में भी ये चीज़ इसके ऊपर चर्चा होती है। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ज्ञान के सागर को भरते जा रहे थे। हमें जानकारी दी गई सोडिक मिट्टी के बारे में। देश में लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक के क्षेत्र में सोडिक मिट्टी उपलब्ध है और अनुमान है इस दायरे के बढ़ने का, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सोडिक मिट्टी के सुधार के लिए गुणवत्ता वाले जिप्सम की कम उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, जिसके विकल्प CSSRI द्वारा विकसित किए गए हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने विभिन्न मृदा अम्लता स्थितियों के लिए उपयुक्त कई फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं। ये विकसित उत्पाद खनिज जिप्सम की तुलना में 90% शुद्धता के साथ अधिक प्रभावी और निरंतर गुणवत्ता वाले हैं। इन फॉर्मुलेशन के उपयोग से सोडिक मिट्टी में गेहूं और बरसीम जैसी फसलों की उपज में वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से हैं ये फॉर्मुलेशन, क्या हैं इनकी खूबियां, जाना हमने। आइए आपको भी बताएं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान पिछले 50 वर्षों से लगभग जो क्षारीय ज़मीनें हैं इनको सुधारने के लिए बहुत सारी तकनीकियों का विकास किया है और उसमें से हमारी जो जिप्सम आधारित तकनीक है वह हमारी एक फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी है। इसके उपयोग से लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनों को हम लोगों ने अब तक सुधारा है। लेकिन जैसा आप सबको मालूम है कि इस समय जो है जो जिप्सम आती है वो माइन से आती है और उसकी गुणवत्ता को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है और उचित गुणवत्ता की जिप्सम की उपलब्धता न होने के कारण जो मृदा सुधार है उसमें काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हमारा यह संस्थान जिप्सम की जो एक विकल्प है उसको तैयार करने का प्रयास कर रहा है। सोडिक मिट्टी सुधार के बाद हमें बताया गया जल सुधार के बारे में। देश के उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 40 से 60% भूजल संसाधन क्षारीय है, जिनकी सबसे बड़ी वजह है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट की जल में उपस्थिति, जिसके कारण मिट्टी के पीएच में वृद्धि होती है। पानी मिट्टी में पूर्णतः प्रवेश नहीं कर पाता और फसल उत्पादन में कभी-कभी विफलता का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान है जिप्सम बेड तकनीक। इस तकनीक में जिप्सम के ढेले से भरे टैंक से पानी को गुजारा जाता है, जल को उपचारित किया जाता है। लेकिन इस तकनीक को अपनाना भी आसान नहीं। इसमें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिप्सम क्लॉड की अनुपलब्धता, जिप्सम की खराब गुणवत्ता, जल प्रबंधन प्रथाओं में बदलाव जैसी कई बाधाएं आती हैं। लेकिन CSSRI निरंतर प्रयासरत है। खराब गुणवत्ता पानी किसान के लिए एक समस्या है जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम करता है। भारतवर्ष में 2 तरह का खराब गुणवत्ता पानी है। इसको पहले को बोलता है घुलनशील नमक वाला पानी, जिसको अंग्रेजी में हम सलाइन वाटर बोलते हैं। दूसरा है अघुलनशील नमक वाला पानी, जिस पानी में ज़्यादा क्षारीयता होता है, जो लेबोरेटरी टर्म में अल्काली वाटर, सोडिक वाटर और RSC वाटर बोलते हैं। इस RSC वाटर जब 2 से ज़्यादा होता है तब वो हमें फसल उपजाऊ के लिए समस्या होता है। हमारे काफ़ी सारे शोध ने पिछले में जिप्सम बेड टेक्नोलॉजी विकसित किया था। वो जिप्सम बेड टेक्नोलॉजी ये है, उसमें हम जिप्सम के बेड्स के ऊपर से खराब गुणवत्ता पानी को हम पास कराते हैं। जब पानी पास होता है जब वो जिप्सम धीरे धीरे घुल जाता है और उस नमक और उस पानी में कैल्शियम सप्लाई करता है, जो कैल्शियम
हमारा RSC को न्यूट्रलाइज करता है। और इसको आगे लेके जाते हुए हमारे DST का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने ये चारों टाइप का टेक्नोलॉजी को फार्मर्स फील्ड, जहाँ पे पातियाला एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, साउदर्न पंजाब है, उसमें काफ़ी सारे सोडी क्वार्टर है, उस सोडी क्वार्टर को हमने न्यूट्रलाइज किया करते हुए वहाँ पे टमाटर और फूल गोभी, पत्ते गोभी, लौकी, करेला, ये सारे सब्जी हमने उस फार्मर्स के खेती में हमने एक खराब गुणवत्ता पानी को न्यूट्रलाइज करते हुए काफ़ी अच्छा उपजाऊ लाया हो। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲਫਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40% ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਆ और पानी पीने की समर्था भी जी तो वधी है। पिछले साल जब इसमें CSI करनाल से डॉक्टर आए थे, उन्होंने इसमें एक सल्फर का एक नया रूप जो डाला था इसमें, तो उसके बाद इस खेत में जो है बहुत अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हुई है। इस बार जो लग रहा है कि फसल बहुत अच्छी आएगी। संस्थान में संरक्षित कृषि को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस क्षेत्र में भी यहाँ के वैज्ञानिक शोध करते हैं और इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस प्रणाली के महत्व को समझें और इसे अपनाएं। संरक्षित कृषि के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला, न्यूनतम या शून्य जुताई करना। दूसरा, फसल अवशेषों का मल्च के रूप में बिछावन में उपयोग करना। और तीसरा, फसल चक्र या फसल विविधीकरण करना। संस्थान के साथ से किसान संरक्षित खेती को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। कैसे, आइए जानें। तो संरक्षित खेती के माध्यम से जो हम खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस काम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि धान की रुपाई नहीं करके हम धान की सीधी बिजाई करते हैं। और सीधी बिजाई हम 2 तरीके से करते हैं। एक ये होती है कि जो गेहूं की पराली होती है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के उसके ऊपर रुपाई करते हैं। दूसरे हम पराली को क्या करते हैं, एंकर्ड रेजिड्यू इतना कटाई के ऊपर छोड़ के फिर हम सीधे DSR की बिजाई करते हैं। DSR की बिजाई करने के बाद में कंबाइंड हार्वेस्टर से इसकी हार्वेस्टिंग करके फिर वो खड़े रेजिड्यू के अंदर हम गेहूँ की सीधी बिजाई करते हैं। तो इसमें हम इसको बोलते हैं कि धान और गेहूं की सीधी बिजाई, जो कम से कम टीलेज के साथ जाके और रेजिड्यू को रिटेन करके हम ये बिजाई करते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। संस्थान के वैज्ञानिक हर संभव प्रयास करते हैं नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने का। हमें जानकारी मिली कि CSSRI द्वारा भूमिगत जल विकास प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य है जलग्रस्त लवणीय भूमि का सुधार करना। अब जलग्रस्त लवणीय भूमि है क्या, ये भी हमें बेहतर तरीके से समझाया गया। वो भूमि जहां पानी सतह पर एकत्रित होता है या भूमिगत जल भूमि सतह से 1.5 मीटर के अंदर होता है, या फिर दोनों ही परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसी मृदा को जलग्रस्त मिट्टी कहते हैं। वहीं ऐसी मृदा जिनमें घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा के कारण बीज का अंकुरण और विकास बाधित हो, उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। तो जो भूमि जलग्रस्त भी हो और लवणीय भी हो, उसे जलग्रस्त लवणीय भूमि कहते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में
इस क्षेत्र में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आवश्यकता है इसमें सुधार करने की और प्रबंधन करने की, जिसके लिए संस्थान द्वारा भूमिगत जल विकास प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमसे साझा की गई। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वह उप सतही जल निकास टेक्नोलॉजी है, जिसको सबसरफेस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। और यह तकनीकी पूरे भारतवर्ष में 12-13 राज्यों में लगाई गई है और इसमें 450 हॉर्स पावर की मशीन, जो कि एलुवियल सॉइल के लिए, दोमट मिट्टी के लिए है, और काली मिट्टी के लिए 150 हॉर्स पावर की मशीन है। उसके द्वारा प्लास्टिक के जो परफोरेटेड पाइप्स हैं उनको बिछाया जाता है और ये 1.5 से 2 मीटर एलुवियल सॉइल में बिछाया जाता है और 1 से 1.25 मीटर की गहराई पे ये काली मिट्टी में बिछाया जाता है। इस तकनीकी से किसान की जो उत्पादकता है वो तो डबल होती ही है, साथ साथ इसमें उसकी जो आय है वो भी दुगनी होती है। संस्थान में हम लगातार ज्ञान हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब बारी थी सिंचाई एवं जल निकास अभियांत्रिकी अनुभाग का रुख करने की, जहां हमने जाना कि यहाँ के वैज्ञानिक मिट्टी में लवणता को कम करने के लिए अभियांत्रिकीय आधार पर विभिन्न तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जिनका उपयोग किसानों के खेतों में करके उन्हें जागरूक किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों जहां पर मृदा लवणता की समस्या है, वहां पर संस्थान द्वारा तकनीकीय सहायता और कंसल्टेंसी प्रदान की जा रही है। CSSRI के इस अनुभाग के वैज्ञानिकों ने सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, भूमिगत जल रिचार्ज के लिए फिल्टर, लेजर लेवलिंग, सतही टपक और फव्वारा सिंचाई की तकनीकियां, नहर जल के बंटवारे के लिए सॉफ्टवेयर, मृदा और जल की गुणवत्ता नापने की तकनीक आदि विधियां और तकनीकियां विकसित की हैं, जिनके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। इन परिणामों की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। हमारे अनुभाग में अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सी तकनीकियाँ विकसित की है और उन्हें किसानों के खेत पर विभिन्न विधियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है और उनके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हरियाणा के करनाल में स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान बेहतरीन कार्यों में लगा हुआ है। अभी तक के सफर में जितना हमने जाना वो पूरा नहीं है। अभी हमारा ये सफर अधूरा है, जिसे पूरा करेंगे, लेकिन अगले सप्ताह फसल सुधार, आधुनिक तकनीकों का ज्ञान लेंगे, प्रयोगशालाओं का रुख करेंगे, संस्थान से जुड़े किसानों से रूबरू होंगे, संस्थान में उपलब्ध हर सुविधा का ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं आपसे श्रेष्ठ संस्थान के अगले एपिसोड में। आगे सफर और भी ज्ञानवर्धक रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही।